10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका आलोक जी, बहुत स्वागत आपका भी अजीत जी। बात महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल की जो लोकसभा में कल पास नहीं हो सका। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन ने मिलकर इस बिल को 54 वोटों से गिरा दिया। विपक्ष बिल गिरने का जश्न मना रहा है तो सरकार इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या संसद के अंदर 12 साल में मोदी सरकार पहली बार जानबूझकर हार गई? क्या ये मोदी सरकार की कैलकुलेटेड हार थी? आखिर क्यों इस हार में भी मोदी सरकार अपनी जीत देख रही है? महिला आरक्षण बिल पर हार के पीछे मोदी की जीत की पूरी रणनीति आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सरकार अब विपक्ष के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। एनडीए नेताओं ने फैसला किया है कि वो बिल का विरोध करेंगे और विरोध करने वाले सांसदों के क्षेत्रों में जाकर विपक्ष के सांसदों के उनके चेहरों पर से नकाब हटाएंगे। सरकार का कहना यह है कि लोकसभा में बिल नहीं पारित होने के बावजूद उनका संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब ये बिल संसद में गिर गया तो सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने बाकायदा पोस्टर बैनर लेकर परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की इस रणनीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विपक्ष पर आरोप लगाया कि आधी आबादी का उन्होंने हक छीनने का काम किया है। एनडीए सरकार नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया। सरकार बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। ये बात सरकार ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानती थी, नहीं समझती थी कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है या नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमोशनल पोस्ट भी ये कह रहा था और वो तो वोट होने से बहुत पहले ही उन्होंने कर दिया था। वो एक इंडिकेशन पहले ही मिल गया था कि अब ये बिल सदन में पास करना नामुमकिन है सरकार के लिए। कल जब लोकसभा में बिल गिरा तो उसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरा गेम पलटा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे पूरा देश देख रहा है। एक तरफ महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को गिराने का गुस्सा है, दूसरी तरफ बिल गिरने का जश्न मनाया जा रहा है। ये बिल गिराने का जश्न इंडिया गठबंधन मना रहा है। गुस्सा बीजेपी और एनडीए के सांसदों का दिख रहा है। बिल गिरने के फौरन बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला संशोधन बिल पर राहुल गांधी बोले, महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने बिल को रोक दिया, ये सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जो पोस्ट किया वो मैं आपके सामने रख देती हूं। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। अब सवाल यह है, इंडिया ने क्या रोक दिया? क्या इंडिया अलायंस ने विकास का एक और चरण रोक दिया? इस बात को लेकर वो बहुत खुश है। क्या इस बात को लेकर राहुल गांधी के अंदर ये घमंड है या ये खुशी है, ये गर्व की अनुभूति है कि उन्होंने सरकार को झुका दिया, सरकार को रोक दिया? उन्होंने कहा असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा था और महिलाओं के नाम पर यह किया जा रहा था। सवाल ये कि महिलाओं को तो आरक्षण नहीं मिला और सवाल ये भी है कि जो डिलिमिटेशन भी इस देश का हक था वो भी नहीं हो पाया। पहले आप सुने राहुल गांधी ने कहा क्या। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अब देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने। अच्छा, बिल गिराने पर विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की यह सोच ना महिलाओं के हित में है और ना ही देश के हित में। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां पर नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर पर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। इस देश की महिलाएं देख रही है
उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती हैं, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हट। अब पहला सवाल जो सहज ही किसी भी आम व्यक्ति के मन में आएगा कि सरकार ये बात जानती थी कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, वो बिल लेकर आई, अंतरात्मा की आवाज कौन सुनता है? विपक्ष ने तो ये कह दिया कि सरकार के साथ वो इसलिए नहीं खड़े क्योंकि उन्हें सरकार की मंशा पर ही शंका है, और सरकार ये समझाती रही कि आप सशंकित मत हो, डिलिमिटेशन में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, ये महिलाओं को उनका पूरा हक देने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि जानबूझकर की क्या सरकार ने ये हार स्वीकार की है? इस चर्चा को शुरू करते हो। सवाल यही आलोक जी पहले आपके सामने, सरकार जानती थी हारेगी, बिल गिरेगा, 12 साल में पहली बार है सरकार का कोई बिल जो है वो फ्लोर पर गिरा है, फिर भी ये क्यों किया? मीनाक्षी जी, आप तो योगा करती हैं, रिस्क लेना जो है कई लोग करते हैं, उसके बाद कमर दर्द हो जाता है हम जैसे लोगों को, यदि नहीं आता। इसलिए ये मानिए कि रिस्क, नरेंद्र मोदी कितनी बार खुद कह चुके हैं, मतलब मैं डिफेंड ही कर रहा हूँ, दे शुड डिफेंड देमसेल्व्स, जानते हुए उनको लगता हो सकता है कुछ 25 यदि 50 यदि मानने को तैयार होंगे तो हमारा बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम महिलाएं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण जरूर कहूँगा, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पढ़ी लिखी महिला, मैं यहाँ से गया, देर हो गई थी, बारिश वारिश हो गई, चिंता जो महिला नीचे थी वो भी जो आ रहे और पढ़े लिखे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल ही अशिक्षित, वो भी आते हैं काम करने के लिए। और क्या है, महिलाओं को मिलना था, क्या था, मैंने दे आर नॉट अवेयर। दिल्ली में रहने वाली पढ़ी लिखी 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं, उनको भी पूरा खाली एक महिलाओं को मिल रहा था, मोदी दे रहे थे, ये नहीं दे रहे, क्योंकि वो डे टू डे हमारा आपका डिस्कशन को मुझे नहीं देख रहा, मैं फ्रेंकली मैं अपने वहाँ गलतफहमी नहीं रखता, इसलिए मैं बिल्कुल कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। आप अभी भी सर्वे अपने यहाँ भी करा दीजिए कह करके, या कोई सर्वे करा दे दीजिए, तो आपको पता चलेगा महिलाओं को क्या लग रहा है, मिल रहा था, ये नहीं मिलने दिया। उस तरह की रिस्क लेने का जो मुझे लगता है खतरा उठाया गया। ठीक है, हार, देखिए आप ये कह सकते थे भाई जम्मू कश्मीर ले लेना चाहिए था कभी, हमारे लोग तो कहते हैं 71 में हमको बांग्लादेश का हमें कब्जा कर लेना चाहिए था, क्या संभाल पाते आप उतने मुस्लिम को उस समय? तो ये कहना बड़ा आसान है कि आप ये क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, उस समय की परिस्थिति अलग रही होगी, मैं उनको भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय यही बात आज भी लोग कहते हैं कि आपने उनको क्यों छोड़ दिया। आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो एक चांस खेलकर देखना चाहते थे, लेकिन ये चांस क्या बीजेपी को बेनिफिट पहुंचा रहा है? देखिए, अभी जो हो गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्या हो सकता है, अभी कहा ना प्रधानमंत्री ने कि हमारा संकल्प अभी बहुत मजबूत है, तो एकदम अगर संकल्प मजबूत है, आपके पास एक कानून लागू है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 से पास हुआ है, उसमें जनगणना के बाद परिसीमन की बात लिखी हुई है, परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात लिखी हुई है। आप उसको फास्ट ट्रैक करिए, उसको स्पीड अप करिए। अभी जनगणना का काम शुरू हो चुका है। जब 23 में सबने कहा ना कि 2034 में लागू होगा, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये बातें कही गई, उस समय तक जनगणना की घोषणा नहीं हुई थी। अब जनगणना शुरू हो गई है, जनगणना डिजिटल तरीके से हो रही है, पहले की तरह कई साल नहीं लगेंगे आंकड़े आने में, घरों की गिनती हो रही है। अगले साल 1 मार्च की डेडलाइन है कि 1 मार्च की आधी रात को जन्मे लोगों को की गिनती हो जाएगी। तो आप जनगणना पूरा कराइए, अभी 3 साल का समय है,
जनगणना पूरा करिए, उसके पहले ही परिसीमन आयोग का गठन करिए। नहीं सर, परिसीमन करके ये सीटें कल हमने बढ़ाइए। चर्चा की थी अजीत जी, और आपने बताया कि सरकार क्या कर सकती है, पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि सरकार ये जानती थी कि ये बिल वो पास नहीं करा पाएगी, विपक्ष भी ये जानता था कि यहाँ पर विपक्ष की जीत सुनिश्चित है, इसके बावजूद ये जो महिला सेंटिमेंट वाली बात है, क्या विपक्ष ये समझ पा रहा है कि नैरेटिव पश्चिम बंगाल में, नैरेटिव उत्तर प्रदेश में, नैरेटिव बिहार में, जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि कॉमनर को यही समझ में आता है कि जब मोदी गवर्नमेंट हमें कुछ देना चाह रही थी वो अब हमें नहीं मिला, विपक्ष की वजह से नहीं मिला। देखिए, ये बहुत थिन लाइन है और ये तलवार की धार पर चलने की तरह है। आपको भी इसका नुकसान हो सकता है अगर सरकार ने ये सोचा, और अगर यही मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होगा और दिखाने के लिए सरकार ने बिल पेश किया, तो फिर आपकी महिला हितैषी वाली इमेज कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? फिर तो यही माना जाएगा ना कि अगर ये मैसेज चला गया, हम कह रहे हैं थिन लाइन कह रहे हैं, ठीक है। सरकार अगर ये कहती है कि अपोजिशन ने बिल नहीं पास होने दिया, हम देना चाह रहे थे, और अपोजिशन ये समझाए कि सरकार को पता था कि ये बिल पास नहीं हो सकता है, इसके बावजूद सिर्फ दिखावे के लिए बिल ले आए, तब तो फिर सरकार को भी नुकसान है। तो थिन लाइन है ये, कौन अपना नैरेटिव लेकर के जाता है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर ये मैसेज किसी तरह से गया कि सरकार जानती थी कि बिल गिर जाएगा, इसके बावजूद वो सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए बिल ले आई, उसकी सच की मंशा नहीं थी महिलाओं को देना, तो सरकार को भी नुकसान हो जाएगा। सरकार अगर ये स्टैब्लिश कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने, हम तो देना चाहते थे ईमानदारी से, कांग्रेस ने नहीं होने दिया, जैसा अभी आलोक जी ने कहा कि कई बार ये लगता है, देखिए सितंबर 2023 में जो पास हुआ था ये लगभग वही बिल है, सिर्फ 2011 की जनगणना के आंकड़े लेने हैं। उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद की जनगणना होगी, उसमें परिसीमन भी है, उसमें आरक्षण भी है, उसमें सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार को ये लगा हो कि जैसे 2023 में पास हो गया सितंबर में, और अभी भी चुनाव चल रहे हैं, आगे चुनाव है, तो उसकी मजबूरी में ही हो सकता है कि अपोजिशन आम सहमति बना ले। तो ये हो सकता है कि ये सोच करके किया गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से अब परसेप्शन का खेल हो गया है। कौन अपना नैरेटिव ग्राउंड लेवल तक कितनी प्रभावी ढंग से ले जा पाता है, इस पर सब चीजें तय होंगी। इसका खामियाजा कौन भुगतने वाला है, ये तो नैरेटिव पर निर्भर करता है। देश सब कुछ देख रहा है और पब्लिक चुपचाप देखती है। हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाएं खामोशी से सब कुछ नोटिस भी करती हैं। महिलाओं को जब मौका मिलता है तो वोट से वो परिदृश्य भी बदलती हैं। 2024 के हरियाणा चुनावों में बीजेपी को 41% महिला वोट मिले थे। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए को 50% महिला वोट मिले। 2025 में दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल फैक्टर के बावजूद बीजेपी को 43% महिला वोट मिले। 2025 के बिहार चुनाव की बात कर लें, यहां तो बहुकोणीय मुकाबला था, इसके बावजूद एनडीए को 41% महिला वोट मिले। महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल का लोकसभा में गिर जाना ममता बनर्जी को क्या भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बस 4 दिन का अंतराल और है और पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव है। 23 तारीख को है पहला मतदान। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर महिला वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी को अगर दीदी के कब्जे से बंगाल की सत्ता छीननी है तो महिलाओं को अपने पक्ष में करना जरूरी है। 2021 में बंगाल चुनाव में ही करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किए। इसी तरह दीदी यहां मोदी से 14% वोट से आगे है। लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल को गिराने के बाद पहली बार ममता एंटी महिला साउंड कर रही हैं? सवाल इस बात का है। आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, दर्शकों ने आंकड़े देख लिए हैं। आलोक जी ये बताएं, क्या ममता बनर्जी को इसका कोई नुकसान हो सकता है जो टीएमसी का स्टैंड पार्लियामेंट में रहा? देखिए, मुझे तो कम लगता है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान इस बिल को लेकर नहीं। ममता के साथ जो लोग थोड़े बहुत बदल रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, जो वोट कटे हैं, जो गलत इस तरह के नाम जिनके लिखे गए थे, उसका फ़ायदा जरूर। तो महिलाओं का एक वर्ग हो सकता है जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आया है, ये तो मैं मान सकता हूँ। या मोदी अभी भी जो कैंपेन करेंगे उसका फ़ायदा 29 तक के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि इस बिल के गिरने से और या उससे जो फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है, परसेप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, देखिए ये जो रणनीति होती है ये दूरगामी होती है। पहले भी मैं आपसे कह रहा था। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि आप बंगाली चुनाव जीतना। मान लो हो सकता है आपका 2% 4% वहाँ बढ़ जाए वोट, सरकार बने न बने। वैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार भी बन सकती है, वो अलग बात है। तो हम अभी उस निष्कर्ष पर मैं आज नहीं जा रहा हूँ। इस मुद्दे पर अकेले कहूँगा कि देखिए, इसका एक परसेप्शन जो इन्होंने तय किया एनडीए का, तमिलनाडु में कौन सा ऐसा बड़ा सफलता मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना के आप यदि दूर तक जाना चाहते हैं तो आप अभी से सेना को आगे बढ़ाते हैं। कब हमें जाकर के कश्मीर के किस मौके पर पहुंचना है, उस समय उसको लगाया जाता है। ये मोदी और शाह की जो रणनीति होती है वो लॉन्ग टर्म में है। तो इसका फायदा मुझे लगता है बंगाल में तत्काल तो नहीं होता इस बिल का,
लेकिन हाँ, महिलाओं का वोट इस बार ममता से कट रहा है, ऐसा कई जो हमारे रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। लेकिन उसके कारण वही के क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं अजीत जी। हाँ बिल्कुल, चूंकि महिला वोट जो हम लोग आंकड़े भी दिखा रहे हैं, ये पिछले ओवर द पीरियड 25 साल में महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है। महिलाएं एक कास्ट न्यूट्रल वो मतदाता समूह के तौर पर इमर्ज हुई हैं और इसमें कई नेताओं का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निश्चित रूप से उसमें बड़ा योगदान है। उनकी जितनी महिला सेंट्रिक योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, शौचालय की योजना हो, इन तमाम योजनाओं से महिलाएं उनकी तरफ भी, बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई हैं। यही काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया, जब स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया या डोमिसाइल में महिलाओं के लिए आरक्षण किया, तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है। कैश जब बांटने शुरू किएगा महिलाओं के हाथ में, जैसे पश्चिम बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ममता बनर्जी कर रही हैं कि वो 1500 दे रही हैं और एससी महिलाओं को 1700। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3000 देंगे। झारखंड में सरकार 2500 रुपए दे रही है, कहीं 1100, कहीं 1500। लाडली बहना योजना, माझी लड़की बहन योजना, ये योजनाएं जो हैं, जैसे जो 36% महिलाओं का वोट हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये उज्ज्वला और शौचालय, इस तरह की दूसरी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री के साथ आई हैं। सिर्फ आरक्षण जो है महिलाओं के मतदान व्यवहार को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा, वो हमको भी नहीं लगता है। जो अभी आलोक जी कह रहे हैं, उससे मतदान व्यवहार अगर प्रभावित हो रहा होता मीनाक्षी जी, तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये लोग कोई चुनाव नहीं, शरद यादव, इन लोगों तो कभी चुनाव जीतना ही नहीं चाहिए था। फिर तो उसके बावजूद उन समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला 2012 में उत्तर प्रदेश में, महिला विरोध का, लगातार विरोध के बावजूद। सर, सपा की ही बात कर लेते हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लेकर पहली बार इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन की पार्टी एकजुट होकर वोट कर चुकी है और उसका निष्कर्ष भी हम देख चुके हैं। महिला आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिला को प्रधानमंत्री भी बना दें तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। बयान सुने। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं चाहती हूं एक बार फिर से आप अखिलेश यादव का यह बयान सुने। उनको तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आती है, उन्हें एससी एसटी ओबीसी की राजनीति समझ में आती है, लेकिन भावनाओं में वो ऐसा क्या बह गए, ये किस तरीके का अहंकार है। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि आप किसी महिला को प्रधानमंत्री भी बना दें तब भी हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? एक बार फिर से आप उनका बयान सुने। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर आज समाजवादी पार्टी से अजीत जी ये पूछा जाए कि आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को भी बना दें लेकिन तब भी हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में हमें खोट दिखाई देता है, क्योंकि कभी मुलायम सिंह यादव ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। बहुत ही अनेक महिला विरोधी बयान है, एक दो नहीं है। मायावती को लेकर जो उन्होंने किया, मायावती के साथ जो हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, बलात्कार के मामले में जो कहा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिस तरह के बयान दिए गए, मतलब महिलाओं के, मतलब एकदम ये कौन सा अहंकार बोल रहा है अखिलेश यादव? इतना इनह्यूमन महिलाओं के प्रति जो उन लोगों की धारणा है, अब ये नहीं हो सकता। आपके परिवार के लोग हैं, आपके परिवार की महिलाएं आकर के जीत जाए चुनाव, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो हर व्यक्ति बना रहा है। लेकिन महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की जो धारणा रही है, वो हमेशा उनको डाउनग्रेड करने की, उनको नीचा दिखाने की रही है, और उसको ये लोग इस आवरण में ढकते हैं कि हम ओबीसी महिलाओं के हित में लड़ रहे हैं। भाई, आप महिलाओं को देना तो शुरू करिए, अपने आप ओबीसी महिलाएं आने लगेंगी। अरे मुस्लिम महिलाओं को लेकर, सर माफ कीजिए कि मैं टोक रही हूं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लेकर जब उन्होंने कहा था तब अमित शाह ने जवाब यही दिया था कि आप दे दें हम सारी मुस्लिम महिलाओं को। किसने रोका है? आप लगातार मुस्लिम टिकट कम करते जा रहे हैं, मतलब आप पहले जितने टिकट देते थे उसे कम कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। आप तो ऐसे ही तैसे हैं कि अपने चुनाव जीतने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन घटाते जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ कभी मुस्लिम महिला की बात, कभी ओबीसी महिला की बात, और उसके आवरण में आप महिला विरोधी विचारों को ढकते हैं। आप देना शुरू करिए। आप महिलाओं को 33%, हम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मीनाक्षी जी कह रहे हैं, जब बिहार में 50% आरक्षण दिया नीतीश कुमार ने महिलाओं को, तो महिलाएं जीत के आई तो चारों तरफ अखबारों में खबर छपती थी कि मुखिया पति सरपंच पति। तो महिला मुखिया हो गई लेकिन उसका पति रिप्रेजेंट करता था। अब टोकनिज्म तो है, नहीं, अब नहीं आती है, अब नहीं है, अब नहीं आती है। ये 20 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि महिलाएं इंपावर्ड हो गई, वो खुद लीड कर रही हैं। अब कहीं मुखिया पति और सरपंच पति नहीं होते हैं, महिलाएं जाकर के खड़ी होती हैं,
पंचायतों में बैठती हैं, बीडीओ सीओ के पास जाती हैं और उनकी देखा देखी दूसरी महिलाओं में ये भावना जगी कि हम चलते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। तो आप देना तो शुरू करिए, हो सकता है कि आज चुनाव में गड़बड़ी हो, लेकिन उसके बाद अपने आप ओबीसी महिलाएं भी आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी आ जाएंगी। नहीं, मुझे तो ये उनका कहने का तरीका और ना उनके शब्द, ये दोनों बातें पसंद नहीं आई। एक महिला के तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन क्या अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि गांव में बैठी हुई महिला, इनके पार्टी की भी हो सकता है कोई महिला कार्यकर्ता ये सोच रही हो कि ऐसे तो आपके पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला बन जाए, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, खाली यही नहीं है, वे कभी उस समय उनको दिखाना है कि राहुल और हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। जो मैं समझ मैं बिल्कुल हमको किसी कीमत पर आप पर भरोसा नहीं करना है। मतलब कई बार ऐसा सोचते हैं, जैसे कई आपने देखा अमित शाह जी ने कहा आप तो हमारे मित्र हैं, उनके लिए दूसरा धर्मेंद्र यादव के लिए भी कह दिया, थोड़ा कोशिश की गई थी, प्रियंका की तारीफ भी कर दी अमित शाह जी ने। एक स्ट्रेटेजिकल होता है एटमॉस्फेयर, पब्लिक में जाए कि देखिए हम प्रियंका जी को तो हम ठीक से अच्छा उन्होंने बोला है, देखिए राहुल उनसे ही सीख ले। इसी तरह से अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो अब दिमाग में बना लिया कि हम ये जो कॉम्बिनेशन है इनके साथ मिलकर लड़ने से हमको फायदा होगा। जो पिछले चुनाव में कुछ उनको हो सकता है, खुद को ज़्यादा, कांग्रेस को नहीं हुआ। आपने जो बात कही, यही सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जब टिकट के बंटवारे कर रही है तो टिकट ही दे, छोड़ दीजिए ना, 543 के हिसाब से भी कहे, जो उनके 80 सीटें हैं, आप उनमें से कितने सीटें आप देते हैं महिलाओं को? किसी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी देती है। उस पर तो मेरे बीजेपी पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल बीजेपी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो ज्यादा पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है बीजेपी कर रही है वो करे, लेकिन आप जो सबसे ज्यादा इसके लिए बिल गिरा दिया, आप संसद में बहस भी उल्टी सीधी करते हैं, जो कुछ गालियां दे सकते हैं राहुल गांधी देते हैं, आप क्या तैयार हैं? आपने प्रियंका गांधी को क्यों केरल भेज दिया? प्रियंका गांधी से मैंने पिछली बार अपने यहाँ डिस्कशन में भी कहा था कि 99 से मैं देखता था कि वो अमेठी रायबरेली में वो काम करती थी, आपने उनको नहीं लड़ने दिया। आपने कहा तू जा, मैं जहाँ रहूंगा, चूंकि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो मैं यहाँ से बनता है। सो आप तो अपनी बहन को भी तारीफ कर दिया है, बहन को आगे रखने को खुद तैयार नहीं है आप। मैं वैसे जातिवादी मैं तो कतई नहीं मानता, लेकिन आप ये देखिए कि जितने हैं यादव परिवार जी, उन्होंने किन जातियों में शादी लड़की ढूंढ कर किया है। इवन मैं नाम नहीं लूंगा, फिर भी दलित रहे सबसे बड़े थे जगजीवन राम, उनकी बेटी किनसे शादी कराई थी खुद सोच करके, मैं तब से जगजीवन बाबू को जानता था। तो मेरा ये कहना है कि आप पिछड़ों दलितों में लड़की नहीं ढूंढते हैं आप, या लड़का नहीं ढूंढते हैं, तब आपको पिछड़ा दलित याद नहीं आता है परिवार में, आपको पार्टी टिकट देने में याद नहीं आता, केवल राजनीति करके जनता को जो गरीब है उसको क्या हम पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। गुमराह करने की ये राजनीति है।